हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड चैप्टर में हमारा ये फर्स्ट टॉपिक आ रहा है यूरोपियन यूनियन। ये मैप आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, ये महाद्वीपों का मैप है और इसमें हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ये है यूरोप ग्रीन कलर में। इसमें बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, जैसे ये देखो आप कंट्रीज़ देख सकते हैं, अलग अलग कलरफुल कंट्रीज़ हैं। ये सब कंट्रीज़ अपने आप को संगठित करती हैं यूरोपियन यूनियन नाम से। जैसे कि अमेरिका के देशों ने अपने आप को किया है। अमेरिका के छोटे छोटे स्टेट्स हैं, देश हैं, इन्होंने अपने आप को कंबाइन किया है। नाम है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको पता है इसकी शक्ति के बारे में। ये मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी है, ये आपको आखिर में समझ में आएगा कि किस तरीके से ये ग्राफ काम करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ यानी ईयू एक 27 यूरोपीय महाद्वीपीय देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। यह संगठन यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की भावना से maastricht संधि द्वारा बनाया गया। इसमें यूरोपीय संसद, यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी शामिल है। यानी इसके अंदर जितने भी देश हैं वो सब देश मिलकर काम करते हैं। इनकी अपनी संसद, अपना न्यायालय और अपना बैंक भी है। जनरली माना जाता है कि 6 संस्थापक देश हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग हैं। इन 6 ने ही स्थापना करी थी यूरोपियन यूनियन की और इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में स्थापित है। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत कैसे होती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूरोप की सारी कंट्रीज अपने आपस में लड़ रही थीं। अब चाहे जीत या हार किसी की भी हो, जब युद्ध होता है तो आर्थिक हानि दोनों तरफ से होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। तो द्वितीय विश्व युद्ध के आखिर में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन अपना दिया था, लेकिन वो आखिर में आया था, इसलिए उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी। तब अमेरिका ने यूरोप की सहायता करी। किसके माध्यम से? मार्शल योजना के माध्यम से। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद करी। देखो यूरोप में भी 2 डिवाइडेशन कर रखा है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। हमने यूएसएसआर वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो पूर्वी यूरोप है वो सोवियत संघ के प्रभाव में है। तो यहाँ पे अमेरिका सहायता कर रहा है पश्चिमी यूरोपीय देशों की। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई, जिससे राजनीतिक सहयोग स्थापित किया जा सके। यानी यहाँ पे अमेरिका ने सहायता करी आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों, यानी आर्थिक सहयोग भी स्थापित किया और राजनीतिक सहयोग भी स्थापित किया। अब इन देशों ने मिलकर अपना संगठन बनाया। पेरिस संधि की गई। यूरोप के 6 देशों ने मिलकर 1951 अप्रैल में पेरिस की संधि द्वारा यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना करी। यानी सबसे पहले जो एक संगठन बना था वो था यूरोपीय कोल एंड स्टील समुदाय। इसकी सफलता को देखते हुए 1957 में मार्च में रोम की संधि के द्वारा यूरोपियन आर्थिक समुदाय और यूरोपियन आणविक ऊर्जा समुदाय की स्थापना करी। यानी ये 6 ही देश हैं जिन्होंने सबसे पहले संधि करी थी कोयला एंड स्टील वाली, फिर इन्होंने आर्थिक कम्युनिटी की स्थापना करी, फिर इन्होंने एटॉमिक एनर्जी की कम्युनिटी की स्थापना करी। इनकी सफलता को देखते हुए 1973 में डेनमार्क, ब्रिटेन और आयरलैंड भी इनसे जुड़ गया। क्या आप मैप में देखिए इनको। संगठन की बेहतर आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1981 से 1986 के बीच में 3 और देश शामिल हुए, ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल। अब संघ के सदस्यों की संख्या 12 हो चुकी थी। 6 से शुरू हुए थे, 12 हो चुकी है। 1985 में शेंजेन समझौता होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। शेंजेन समझौते के तहत जिन भी देशों ने इसमें साइन किए थे, उन देशों के बॉर्डर्स उन नागरिकों के लिए खुल गए थे। यानी अब पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के देश में जाने के लिए, और ये 1995 में लागू कर दिया गया था। एक शेंजेन एग्रीमेंट के तहत आपके जो बॉर्डर्स हैं देशों के, वो आपके नागरिकों के लिए नील हो गए थे जिन देशों ने इसमें साइन किया था। 26 देशों ने इसके माध्यम से समझौता किया था, जिसमें 22 तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य थे, लेकिन 4 अन्य यूरोपीय देश थे जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा थे। ये जो समझौता है ये किसी भी व्यक्ति को बिना रोक टोक ट्रैवल करने की आज़ादी देता है। ये शेंगेन
जोन बन गया था जिसमें कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं था। ये हम यूरोपियन यूनियन का विकास पढ़ रहे हैं। 1991 में इसके विकास की गति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसमें आगे 1992 में maastricht संधि होती है। इसके विकास को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण संधि थी। क्यों? इसमें 2 बदलाव हुए थे। सबसे पहले जो संघ था उसका नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन रख दिया गया था, इसलिए इसकी स्थापना का जो ईयर है वो यही माना जाता है। और नेक्स्ट है कि यूरो जोन बनाया गया था। यूरो यानी उनकी एक समान मुद्रा यहाँ पे घोषित कर दी गई थी कि एक मुद्रा होगी यूरो, और सभी देशों को ये माननी थी, लेकिन कंपल्शन नहीं था। 27 देशों के समूह में से केवल 19 देशों ने ही ये मान रखी है। बाकी देश अपनी करेंसी पे काम करते हैं, लेकिन जिन देशों ने मानी है वो इस करेंसी को अपना के अपना मार्केट सिस्टम चलाते हैं। 2004 में बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, नाइस संधि। आपको नाम नहीं याद रहे कोई बात नहीं, 2004 ज़रूर याद रखना, क्योंकि इसमें 10 सदस्य देश और जुड़ गए थे, यानी अब सदस्य संख्या 25 हो गई थी, पहले 15 थी। ठीक है। फिर 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया भी इसमें शामिल हो गए थे, और सबसे आखिर में 2013 में क्रोएशिया इसमें शामिल हो गया था। देखिए मैप में ये क्रोएशिया इसमें 2013 में शामिल हो गया था। सबसे आखिर में आपसे पूछा जा सकता है ये। फिर बात करते हैं लिस्बन संधि 2009 की। लिस्बन संधि इसमें क्या किया था? फ्री टू एग्जिट की पावर दी थी कि आप में से कोई भी सदस्य देश यूरोपियन यूनियन को छोड़ के जा सकता है, और आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी, इस संधि के माध्यम से बताया गया था। फिर 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था उसके काम के लिए। 2020 में ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था, जिसे कहते हैं ब्रेक्सिट। ठीक है, ये तो सारा हमारा था यूरोपियन यूनियन कैसे कैसे विकसित हुआ। अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यह एक आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का माध्यम है। ये राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। यूरोपियन यूनियन का अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है। काफ़ी हद तक इन देशों की अपनी साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना ली है। तो ये एक देश की तरह काम कर रहा है, राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है। आर्थिक सहयोग करते हैं, राजनीतिक सहयोग करते हैं, अपना झंडा है, मुद्रा है, राष्ट्रगान है, इवन समान विदेश नीति भी है। 2003 में यूरोपियन यूनियन ने एक संविधान बनाने की कोशिश करी, पर वो असफल रहे। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बना पाए जिनके आधार पर वो अपना देश या सभी देश चलते। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं वो G8 के, UNO के और WTO के भी सदस्य हैं। 21 सदस्य हैं, नाटो के भी सदस्य हैं। नाटो जो शीत युद्ध के टाइम पर अमेरिका ने बनाया था, वो संगठन है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करते हैं यूरोपियन संघ की आर्थिक विशेषता। ये तो आपके NCERT का डाटा है। 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था यूरोपियन यूनियन। GDP की बात करें तो 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा GDP है इसकी। इसकी मुद्रा जो यूरो है वो अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर, उसके प्रभुत्व के लिए खतरा साबित हो रही है। विश्व के व्यापार की अगर बात करें तो अमेरिका से 3 गुना हिस्सेदारी है इसकी। फिर इसकी सैन्य विशेषता की बात करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी सेना है क्योंकि पहली अमेरिका की है। फिर फ्रांस जो कि परमाणु हथियार संपन्न देश है एक, और फ्रांस ही है जो UN में सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। पहले ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन क्योंकि एग्जिट हो गया है, बाहर निकल गया है, तो ब्रिटेन का नाम अब नहीं आएगा। झंडे की बात करें तो ब्लू कलर का झंडा है, 12 सितारे हैं गोल्ड के सुनहरे रंग के, और ये एकता और संपूर्णता के प्रतीक हैं। फिर बात करते हैं यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था। यूरोप के सभी नागरिकों के शांति, मूल्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए, नए आविष्कार करने के लिए, सामाजिक भेदभाव और बहिष्कारों का समाधान करने के लिए बनाया गया था। जो समूह के देश हैं उनकी भाषाई और सामाजिक भिन्नता का आदर करना है उन्हें, और सभी सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता को बनाए रखना है। और साथ में एक आंतरिक बाजार का निर्माण करना जिसमें नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, महिला और पुरुषों के बीच समानता स्थापित करना, और बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये यूरोपीय संघ के उद्देश्य यानी उनके लक्ष्य हैं जो ये प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आगे बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की चुनौतियों की। लिस्बन संधि हुई थी जिसमें कहा गया था कि आप बाहर जा सकते हैं, जिसके आधार पर ब्रिटेन बाहर चला गया।
तो इससे और भी सदस्यों के बाहर जाने का खतरा बना हुआ है। नेक्स्ट है, अमेरिका की प्रौद्योगिकी हावी होती जा रही है। जिन देशों में श्रम सस्ता है, लेबर सस्ते दामों पे मिल जाते हैं, वहाँ का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। विदेश नीति की अगर बात करें तो हर एक देश की अपनी अपनी विदेश नीति है, जिससे कि इस संगठन को कमज़ोर बना रही है। और लास्ट पॉइंट है, सक्षम प्रौद्योगिकी से संबंधित निर्माण में कमी आ रही है। यानी बड़े बड़े निर्माणाधीन काम नहीं हो रहे हैं, कुछ सफलतापूर्वक काम नहीं हो रहे। अब जरा हम मैंने एक मैप के थ्रू कुछ फिगर के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। एक बार आप समझिएगा। नीचे देखो 6 देश लिखा है मैंने। 6 देश कब थे? 1951, 1957 तक। 51 में पेरिस संधि हुई थी, 57 में रोम की संधि हुई थी। फिर आगे देखो 9 लिखा हुआ है, वहाँ 3 सदस्यों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। फिर आप आगे देखिए 1981 में एक और मेंबर बढ़ गया, 1985 में शेंगेन समझौता हुआ, फिर और मेंबर्स बढ़े, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, 1992 में maastricht संधि हो गई, 1995 में 15 सदस्य हो गए, 2002 में यूरोजोन बन गया। आप ये ग्राफ देखिए, आपको ये समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देख सकते हैं। आई होप आपको यूरोपियन यूनियन समझ में आया होगा। थैंक यू।